हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर आई एक रीसेंट जजमेंट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की है, जहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हुए बोला कि कोई भी वाइफ अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट जो है हस्बैंड के लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट फाइल करती है तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी। बिकॉज जो प्रोविजंस है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, उसके अकॉर्डिंग लिव इन पार्टनर जो है हस्बैंड की, वो कभी भी रिस्पॉन्डेंट नहीं बन सकती इस कंप्लेंट में। तो इसीलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऐसी कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं होगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, जो कि हाई कोर्ट ने भी डिस्कस किए। अब इस वीडियो का अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं तो जो लोग जुडिशियल सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज का मेंस एग्जाम लिख रहे हैं या प्रीलिम्स लिख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर जो राजस्थान जुडिशरी के लिए अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी के सिलेबस में डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उनके सिलेबस का पार्ट है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिसेंट जजमेंट जो है कर्नाटका हाईकोर्ट की श्रीमती हरिणी एच वर्सेस श्रीमती काव्या एच एलियास संगीता एंड अदर्स, ये जजमेंट का टाइटल है। ऑब्जर्व किया कोर्ट ने दैट अ कंप्लेंट मेड बाय अ वाइफ अंडर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट द एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर ऑफ द हस्बैंड। तो हस्बैंड की अगर एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है कोई, उसके अगेंस्ट उस हस्बैंड की वाइफ जो है कंप्लेंट नहीं दे सकती डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो बनाया था किसी भी लेडी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था कि अगर उसको डोमेस्टिक रिलेशन में कहीं वायलेंस फेस करना पड़ रहा है तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें क्या है, सेक्शन 2 है, जहां पर डेफिनेशन बताई गई है एग्रीव्ड पर्सन की। तो सेक्शन 2 के क्लॉज ए में एग्रीव्ड पर्सन के बारे में बताया है। तो एग्रीव्ड पर्सन अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एग्रीव्ड पर्सन 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। पहली चीज़, एग्रीव्ड पर्सन जो है एक वुमेन होनी चाहिए, एक फीमेल ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए रिस्पोंडेंट के साथ, मतलब अगर आप कंप्लेंट किसी के अगेंस्ट फाइल कर रहे हो तो उसके साथ आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। एंड हु हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। अब अगर वो कंप्लेंट फाइल कर रही है तो डेफिनेटली वो किसी वायलेंस के अगेंस्ट ही कर रही होगी कि मेरे साथ ये एट्रॉसिटी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तभी कंप्लेंट जो है फाइल की जा सकती है। तो 3 बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी कंप्लेंट के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। पहली चीज़, वो वुमेन होनी चाहिए जो कंप्लेंट फाइल कर रही है, जिसके अगेंस्ट फाइल कर रही है वो उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना चाहिए। तीसरा, डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए उस केस में। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात आई कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता क्या है, तो सेक्शन 2 के क्लॉज एफ में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात की गई है। तो अगर 2 लोग इकट्ठे रहे हैं या कभी रहे थे, अभी रह रहे हैं या कभी रहे थे शेयर्ड हाउस होल्ड में, उनके बीच में जो रिलेशन है या तो कंसेंग्युनिटी का है, कंसेंग्युनिटी मीन्स ब्लड रिलेशन है, या मैरिज के थ्रू रिलेशन बना है, या कोई ऐसा रिलेशन है जो मैरिज की तरह का ही है, जैसे कि लिव इन रिलेशन। तो लिव इन रिलेशन को भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इनडायरेक्टली रिकॉग्निशन मिली है। या अडॉप्शन का रिलेशन है, या वो फैमिली मेंबर्स की तरह रह रहे हैं इकट्ठे एज जॉइंट फैमिली, तो वो जो लोग होंगे वो एक दूसरे के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन है सेक्शन 2F में, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर ये आगे बात की गई कि अगर हम सेक्शन 2 के क्लॉज ए, जो कि हमें बताता है एग्रीड पर्सन की डेफिनेशन, और एफ को देखें जो हमें बताता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन के बारे में, तो एग्रीड पर्सन is that aggrieved woman is either currently living or has lived in a shared household with the respondent who has subjected her to any act of domestic violence। तो वही लेडी जो है फाइल कर सकती है किसी के भी अगेंस्ट जो उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है, या कभी रहा था या अभी रह रहा है, और जिसने उसको किसी भी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया है। आगे अगर हम बात करें, अ बेयर रीडिंग ऑफ क्लॉज एफ फर्दर मेक्स इट क्लियर दैट एग्रीव्ड वुमन कैन बी रिलेटेड टू द रिस्पोंडेंट बाय कंसेंग्युनिटी। अभी हमने बात की कि जो वो लेडी है सामने वाले के साथ ब्लड रिलेशन के साथ भी रिलेट कर सकती है, मैरिज के थ्रू भी, या कोई ऐसा रिलेशन जो कि मैरिज की तरह ही है, जैसे लिव इन रिलेशन जिसे हम बात करते हैं, अडॉप्शन, और बीइंग फैमिली मेंबर्स इन अ जॉइंट फैमिली। तो ये जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की अगेन बात की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों प्रोविजंस को देखें तो एक डॉटर या एक मदर या एक वाइफ, ग्रैंड मदर, या फिर हम बात करें कि कोई भी वुमेन जो है किसी के अगेंस्ट भी अपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकती है। मींस एक सिस्टर जो है अपने ब्रदर के अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकती है, एक मदर जो है अपने बेटे के अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट जो है फाइल कर सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इट ब्रिंग्स
विद इन इट्स एम्बेड ऑल काइंड ऑफ हार्म टू अ वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो कोई ये नहीं है कि फिजिकल अब्यूज ही होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, किसी भी तरह का फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल भी, वर्बल भी, सेक्सुअल भी, या किसी भी तरह का अगर कोई आप किसी को राइट से डिप्राइव कर रहे हो, वो भी वायलेंस कहलाएगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो बहुत बार हम मानते हैं कि वायलेंस जो होता है एक फिजिकल वे में ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ फिजिकल नहीं, इवन फाइनेंशियल, अगर आप अपनी बीवी को पैसा नहीं दे रहे हो खर्च करने को, तो वो भी एक वायलेंस की उसकी डेफिनेशन में आता है। सेक्सुअल ऑफेंस भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक ऑफेंस माना गया है। वर्बली भी अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऑफेंस माना जाएगा। तो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कि अगर डोमेस्टिक वायलेंट कोई हुआ है तो कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो ये बताता है सेक्शन 2Q, कि सेक्शन 2Q में बताया गया है कि रिस्पोंडेंट कौन होगा। तो डेफिनेशन अगर हम देखें कि रिस्पोंडेंट कौन होगा, सेक्शन 2Q की बात करें, एनी एडल्ट मेल पर्सन हु इज और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीड पर्सन एंड अगेंस्ट whom द एग्रीड पर्सन हैज sought एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी अडल्ट मेल पर्सन जो एग्रीड पर्सन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है, और वो एग्रीड पर्सन जो है उस एडल्ट मेल पर्सन के अगेंस्ट कोई भी रिलीफ अगर सीक कर रही है, तो वो जो है रिस्पोंडेंट हो सकता है एज पर सेक्शन 2Q। तो ये डेफिनेशन आपको बहुत ध्यान से रखनी है। मेंस में डायरेक्टली आपको पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स में ऑप्शंस के थ्रू पूछी जा सकती है कि बताइए कौन रिस्पोंडेंट हो सकता है, कौन से सेक्शन में है, तो ये यहाँ पर आपको काम आएगा। तो क्लियरली अगर हम बात करें, रिस्पोंडेंट अगेंस्ट हुम अ डीवी कंप्लेंट कैन बी मेड नीड्स टू बी एन एडल्ट मेल, कि एडल्ट मेल है अगर, तो ही कंप्लेंट जो है उसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। बट ये जो एडल्ट मेल था, ये जो डेफिनेशन दी गई थी रिस्पोंडेंट की, एडल्ट मेल ही हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी हीरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा के केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि अडल्ट मेल पर्सन के अगेंस्ट ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो एक डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ के अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट जो है फाइल कर सकती है। साथ ही अब मैं इसमें दोबारा एक बार आपको 2Q का प्रोविजन दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम देखें, प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो that an agreed wife or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner। तो यहाँ पर प्रोवाइजो के थ्रू जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट में रिस्पोंडेंट है उसका दायरा बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहो। अगर कोई हस्बैंड का रिलेटिव भी है तो भी उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फाइल की जा सकती है कंप्लेंट। तो ये प्रोवाइजो के थ्रू रिस्पोंडेंट का एक तरह से दायरा बढ़ाया कि कौन रिस्पोंडेंट हो सकता है उसको बताया गया है। तो ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। डज एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर ऑफ हस्बैंड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिस्पोंडेंट। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है हस्बैंड का, क्या वो रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने भी कई केसेस में इंटरप्रेट किया कि जो लिव इन पार्टनर है या एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है हस्बैंड का, तो वो ना तो उस वाइफ के साथ डोमेस्टिक रिलेशन में है, ना ही वो उस हस्बैंड की रिलेटिव कहलाएगी, क्योंकि रिलेटिव कहलाने के लिए जो हमारी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है डी वेलुसामी वर्सेस डी पच्चियामल, इसमें बात की गई कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज टू बी अकीन टू अ कॉमन लॉ मैरिज द कपल मस्ट। तो अगर कोई लिव इन रिलेशन में है तो उसके लिए अगर उसको समझना है कि वो मैरिज ही है, तो उसमें क्राइटेरिया क्या है, होल्ड देमसेल्व्स आउट टू अ सोसाइटी एज बीइंग अकिन टू स्पाउसेस, दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरिज, they must be otherwise qualified to enter into legal marriage including being unmarried, they must have voluntarily cohabited and held themselves to be out of the world as being akin to spouses for a significant period of time। मतलब दुनिया को लगना चाहिए, दुनिया के हिसाब से वो एक मैरिड कपल ही दिखना चाहिए, मैरिजेबल एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए शादी करने के लिए। अगर ऐसे हैं तो ही उनको हम बोलेंगे कि वो लिव इन रिलेशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि अगर किसी पर्सन का, एक मैन का रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन है किसी लेडी के साथ, तो उसको ये नहीं है कि हम बोलेंगे कि वो लिव इन रिलेशन में है। सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन के लिए अगर किसी लेडी के साथ उसका रिलेशन है तो वो लिव इन रिलेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। इसी तरह का व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा के केस में भी बताया गया था। तो एक्सप्रेशन जो है रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, ये 498A आईपीसी में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी जो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड की डेफिनेशन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस था यू सुवेथा वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर पुलिस,
द इशू इन्वॉल्व वॉज वेदर गर्लफ्रेंड ऑफ द हस्बैंड ऑफ द वुमेन वुड फॉल विद इन द एक्सप्रेशन रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। तो वहाँ पर भी ऐसा ही इशू था कि जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है क्या वो रिलेटिव कहलाएगी अगर 498A की कंप्लेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो हस्बैंड की जो रिलेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं कहलाएगी, जो गर्लफ्रेंड जो है वो रिलेटिव नहीं कहलाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला। तो द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट गर्लफ्रेंड एंड फॉर दैट मैटर एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अ रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड टू इनवाइट प्रोसिक्यूशन अंडर 498A IPC। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि गर्लफ्रेंड है, लिव इन पार्टनर है, वो हस्बैंड की रिलेटिव नहीं कहलाएगी, तो 498A IPC उसके अगेंस्ट मेंटेनेबल नहीं है। 498 नहीं है, इसी तरह DV भी, डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के अगेंस्ट मेंटेनेबल नहीं है। इसी तरह का जो इशू था वो एक और केस में उठा, सुनीता झा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, where again the Supreme Court held that extramarital partner of the husband cannot be considered as relative of the husband for a woman for the purpose of 498A IPC. Then it is clear that extramarital partner cannot be construed as being a relative of the husband or thus would not fall within the definition of respondent as per section 2Q of the DV Act. तो ऐसी कंप्लेंट जो है लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट, हस्बैंड के लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट मेंटेनेबल नहीं होगी, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में नहीं आती, वो रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आती। तो यही डिस्कशन जो है इस जजमेंट में, कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट में डिस्कस हुई। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज जो हैं ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देखिए। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है, डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल फ़ी पे आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इसकी मेंबरशिप जो है मिल सकती है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का ये जो मैंने लिंक दिया है, मेरा नाम अनुज करके, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।